हेलो बच्चों, वेलकम टू आचार्य एजुकेशन। बच्चों, आज मैं आपको फर्स्ट पेपर का इंट्रोडक्शन और एक डेमो देने वाला हूं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे पेपर वन को पढ़ा जाए, इसकी क्या स्ट्रेटजी हो, इसमें क्या क्या तरीके हैं। तो बेटा, ये आप सामने देख रहे हैं, ये पेपर वन का पूरा सिलेबस है। इसके अंदर जो है टोटल 10 यूनिट आने वाले हैं। तो और 10 यूनिट को पढ़ाने के लिए हमारे पास 7 से 8 टीचर्स की टीम लगी है, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट यूनिट के स्पेशलाइज्ड माने जाते हैं। तो अब इनके अंदर मैं 3 यूनिट मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें मेरी खुद की स्पेशलाइजेशन है। उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने नोट्स बुक्स भी लिखे हुए हैं, वही चीज आपको पढ़ाने वाला हूं। जो टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा वो टॉपिक है नीचे आपके पास मैथमेटिकल रीजनिंग एंड द लॉजिकल रीजनिंग। आप यहाँ देख रहे हैं आपके पास दो रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। अब इसके बारे में एक छोटी सी बात बता दूं क्या, जैसे कि आप लोगों को पहले से पता है कि पेपर वन में जो आपके पास टोटल 10 यूनिट होते हैं, और 10 यूनिट में से हर एक यूनिट में से आपके 5 क्वेश्चन, यानी 10 यूनिट से 50 क्वेश्चन पूछा जाता था बेटा। अब ऐसा नहीं है। अब अगर मैं बात करूं, इन्होंने इस बार के एग्जामिनेशन, अगर 2025 के एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात कीजिएगा, तो किसी किसी सेक्शन में उन्होंने 7 to 8 क्वेश्चन पूछे, और सबसे ज्यादा पूछा गया बेटा ये इंडियन लॉजिकल रीजनिंग से, क्योंकि इसके अंदर आप कुछ ऐसी चीजें देखने वाले हैं जो अब तक आपने नहीं देखा होगा। ऐसे ऐसे वर्ड से आपको मुलाकात होने वाली है जो अब तक आपने नहीं देखा होगा। इसके अंदर आपको वेद, वेदांग, दर्शन, आपको सारी चीजें पढ़ने हैं। गौतम से लेके जैना वगैरह, चारवाक, सब पढ़ने होते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा सा एक न्यू टॉपिक है, जिसके अंदर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। इनको एक सिंपल तरीके से बनाया गया है, जो कि शब्दों का काम करता है। और बेटा, इसके अंदर 8 क्वेश्चन है। जैसे यहाँ देख लो, स्क्वायर, पोजीशन है, कैनोटेशन, मोड, फिगर। ये क्या क्या होता है कि पहली बार आप सुनने जाने वाले हैं। तो उन्हीं बातों को देखूंगा कि 8 क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स, आप 16 मार्क्स पर छोड़ नहीं सकते। अगर मैं बात कर लूं कि इसके क्वेश्चन इतने टफ होते नहीं, बहुत ही आसान होता है, बस इसे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है, बाकी टॉपिक से आगे काफी सिंपल हो जाएगा। एक बार मैं इसे पढ़ा दूंगा आपको, ये चीजें बहुत अच्छा है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, जरा यहाँ देखेंगे कि आखिर एग्जामिनर को क्या जरूरत पड़ गया एक रीजनिंग को 2 पार्ट में बांटने की, एक मैथमेटिकल और दूसरा लॉजिकल। तो इन्हीं बातों से जब तक आप इन दोनों पार्ट के डिवीजन को नहीं समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, तब तक आप शब्दों के जाल को नहीं समझ पाएंगे। तो इसे ही स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए बेटा, देखिए जैसा कि अभी आपने देखा बोर्ड में कि रीजनिंग जो आपने देखा, देखो बेटा, आपने जो देखा कि रीजनिंग हमारे पास 2 पार्ट्स में टूटा है बेटा। एक को बोला गया है मैथमेटिकल रीजनिंग, और दूसरे को बेटा बोला गया है लॉजिकल। ये यूनिट नंबर 4 है, तो यूनिट नंबर 5 है। इसके अंदर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें क्वेश्चन, तो ये देखिए 2 क्वेश्चन यानी 16 मार्क्स ये, और 2 मार्क्स ये। मैथमेटिकल रीजनिंग और दो आज के डेट में सारे जगह पूछे जाते हैं, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग कुछ ही सेक्टर में पूछे जाते हैं, जिनमें से यूसी नेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लॉजिकल रीजनिंग के साथ। अब बात करें बेटा, सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्यों एक रीजनिंग को 2 पार्ट में बांट के सिलेबस में डाला गया। इसके पीछे कुछ रीजन होते हैं। जब तक हम रीजन को नहीं समझेंगे तो इसके बारीकियों नहीं समझ पाएंगे, और बारीकी नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन फिर से आपको डिस्टर्ब करेगा। तो समझिए बेटा, अब मैं बात करूं तो दुनिया में कोई भी टॉपिक या सिलेबस या बुक्स लिखे गई है ना, वो इंसान के अपने कामों को ही स्टेटमेंट के रूप में लिखा गया है। क्लियर है? यानी अगर ये टॉपिक बटा है, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री क्यों लिखी गई है? क्योंकि उसको कहीं लोगों ने एक जमाने में लड़ाइयां लड़ी थी, बहुत सारे काम करे, तो उसी को हिस्ट्री बना दिया गया। तो सिंपल से बात किया गया है, अगर ये 2 पार्ट में बटा है तो इसके लिए इंसान खुद जिम्मेदार है, इसके द्वारा किए गए कर्म, जिसको आप वर्क के नाम से जानते हैं। और इस वर्क को इंसान जो रिप्रेजेंट करता है अपनी किताबों में, अपने नोट्स में, वो स्टेटमेंट के थ्रू करता है। क्लियर है? और इस स्टेटमेंट को कहीं कहीं आप देखेंगे बेटा, प्रपोजिशन के नाम से भी जाना जाता है, और कहीं कहीं इसे प्रीमाइसेस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिएगा, प्रोपोजिशन प्रीमाइसेस क्या है, फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जब आप इंडियन लॉजिक के 8 क्वेश्चन बनाएंगे, वहां पे स्टेटमेंट नहीं, प्रोपोजिशन प्रीमाइसेस लिखा जाएगा। तो फिलहाल आप इस पे बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं स्टेटमेंट के लेके। अब स्टेटमेंट के हिसाब से बात करें तो देखो, एक इंसान को जो क्षमता है, कोई भी स्टेटमेंट अगर वो बोलता है तो बेटा देखिएगा, एक स्टेटमेंट को बोलने के लिए एक इंसान के पास 2 तरह का क्षमता होता है। एक को बेटा कहते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट, और एक को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट स्टेटमेंट।
क्लियर हो गया। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है जरा देख समझना। इस केस में किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए स्टेटमेंट बोलने के लिए हम उसके फेस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। अब इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बोलने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इसमें हम इसके अपोजिट वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि फेस वैल्यू क्या है डायरेक्ट स्टेटमेंट का, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट का क्या है, तो इसे वन बाय समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने मेरे से पूछा सर आप कौन है एग्जैक्टली, तो मैंने कहा बेटा आई एम अ बॉय, तो आपने मैंने कहा कि आई एम अ बॉय, तो आपको समझ में आया कैसे, क्योंकि आप मेरा फेस वैल्यू देखा, मेरा पहनावा देखा, मेरी आवाज, ये बहुत सारी बातें, तो आपने कहा आई एम अ बॉय, तो आपको समझ में आ गया कि मैं एक लड़का। मैंने एक पॉइंट टॉस किया और कहा आई गॉट अ टेल, मेरे को टेल आया, तो आपको समझ में आया क्योंकि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, मैंने फेस देखा और बता दिया। लेकिन इन्हीं बातों को मैं इनडायरेक्टली भी बोल सकता हूँ, दुनिया में हर एक बातों का इनडायरेक्टली जवाब होता है। अब देखो मैंने कहा आपको आई एम अ बॉय, तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर मैं कह देता कि आई एम नॉट अ गर्ल गर्ल, तो आपको समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा, बात तो बराबर है। बट लेकिन यहाँ पे चीजों को मैंने डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली बोल दिया। बेटा एक बातें और बता दूं आपको, दुनिया में हर एक वर्ड का अपोजिट वैल्यू है, सिवाय एक वर्ड जिसका नाम है समय, टाइम, उसका आज तक अपोजिट नहीं बना। क्लियर है। अब आइए जैसे दूसरे का भी मैं अगर अपोजिट बनाना चाहूं, मैंने कहा नॉट अ गॉट हैड, नॉट अ गैट हैड, तो इसका भी मतलब क्या हुआ, मेरे को टेल मिला। तो अब देखिएगा इसको दो मीनिंग बातें कह लेते हैं, इसको हम डायरेक्टली बातें कहते हैं। अब इसके रिजल्ट की ओर ध्यान दें तो जरा देखो बेटा इस केस में, देखो इस केस में क्या है कि इसके रिजल्ट सामने है, इसको कुछ नहीं, इसके रिजल्ट सामने है, इस केस में कोई भी रिजल्ट छिपा नहीं। मैंने कहा मैं एक लड़का हूं, बात खत्म हो जाती है। तो इसके पीछे जो अपना माइंड है ये पूरी तरह से इनएक्टिव होता है। ये ना तो जब पता है कि मैं एक लड़का हूं, इसके पीछे और भी कंक्लूजन है नहीं, तो माइंड इसके पीछे ना ही कोई लॉजिक लगाता है, नो लॉजिक, नो कंक्लूजन, कुछ भी नहीं लगाता इसके पीछे, तो क्योंकि रिजल्ट सामने है। लेकिन जब बात करें आप इस वाले सेक्शन की, तो जरा देखो बेटा इसके रिजल्ट यहाँ पर हिडन है, इसका रिजल्ट हिडन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा आई एम नॉट अ गर्ल, तो यहाँ पे हमारा माइंड इसे तुरंत इसके एक्चुअल आंसर की ओर ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि रिजल्ट है और ढूंढ के निकालता अच्छा सब तो लड़के हैं। तो इसी तरह ये जो चीजें हैं हिडन है, इसके पीछे जो हमारा माइंड है वो एक्टिव हो जाता है और इसके पीछे वो लॉजिक लगाता है, एक्सप्लेनेशन करता है और फाइनली रिजल्ट बताता है कि आखिर सर ने कहना क्या चाहा। क्लियर है। तो ये दो तरीका है इंसान को बात करने का, इसको बेटा नेचुरल माइंड कहते हैं। ठीक है। और ये जो है ये इस माइंड को सीखने के लिए आप पढ़ते हैं, सीखते हैं। मैं कोई सिंपल सा एग्जांपल दूं तो बेटा ये भी मार्कर अच्छा है, तो मैंने कहा ये भी मार्कर, यानी कि मेरे कहने का मतलब मैंने इनडायरेक्टली बातें करी है, डायरेक्टली इसका रिजल्ट में क्या था, इसके अलावा भी मेरे पास कुछ मार्कर है, दैट इज गुड। क्लियर है। तो इंसान ये दो तरीके से बातें कहता है और आपको पता है कि अगर इंसान दो तरह की बातें कहता है तो इसके भी दो तरह के सिलेबस बनेंगे। तो एज इट इज इसी का नतीजा है जो डायरेक्ट स्टेटमेंट से जो टॉपिक बना उसका नाम पड़ा मैथमेटिकल रीजनिंग। इससे आपको प्लस माइनस इनटू डिवीजन के बारे में पूछा जाता है, जहां पे आप देखेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कोड्स, रिलेशन, ये सारे सिलेबस है। उसमें कह देता है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस मार्कर इज 10 रुपीज, सेलिंग प्राइस इज 15 रुपीज, फाइंड आउट द परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं हम डायरेक्ट स्टेटमेंट। अब आइए अब बात करें इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इससे भी तो बातें करना है। और बेटा ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट जो टॉपिक बनता है ना उसी को बोला जाता है लॉजिकल रीजनिंग। अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होगा गुड़िया, यहाँ पे वर्ड्स का खेल होगा, शब्दों के जाल बिछा होता है। बात समझ में आ गया कि वर्ड्स और इसकी बातें हो गई। अब आओ अब इसी स्टेटमेंट को बेटा जैसे इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में अब यहाँ पे एक नया चीज बताने जा रहा हूँ मैं आपको, वो देखो जरा। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले कहा था कि स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन प्रीमाइसेस कहा जाता है। बेटा पता है इंसान को क्या कहा जाए वो इंसान के उस जगह पे होने पे डिपेंड करता है। एक सिंपल सा एग्जांपल बता दूं, अभी मेरे पास एक बोतल है बेटा, अभी आपसे पूछो कि बोतल में क्या है तो आप सिंपल सा जवाब देंगे कि इसके अंदर पानी है। ठीक है। लेकिन इसी बोतल को मैं मंदिर ले जाऊं ना तो ये जल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब इसकी वैल्यू यहाँ क्या है वहां क्या है वो इसके वहां पे किसी जगह पे होने से होता है। एज इट इज जैसे आपने नॉर्मल भाषा में कोई बात करी तो उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। और प्रीपोजिशन किसे बोलते हैं, जब कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसके रिजल्ट हिडन हो, छिपे हुए हो, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन कहते हैं। अब बात समझ में आया।
उसी में, क्योंकि लॉजिक आप किसका निकालेंगे, जो छिपा हुआ है उसके पीछे तर्क निकालो तब अब लॉजिक कीजिए, उसी को बोला जाता है हमारे पास यहाँ पर प्रोपोजिशन। अब बात आया सर प्रीमाइसेस क्या है। स्टेटमेंट में ऐसी बातें नहीं होती, स्टेटमेंट सीधा भी हो सकता है। स्टेटमेंट जैसे मैं एक लड़का हूँ तो सिंपल स्टेटमेंट है, मैंने कह दिया मैं लड़की नहीं हूं, तो ये स्टेटमेंट है, लेकिन चूंकि इसका रिजल्ट छिपा हुआ स्टेटमेंट है तो ऐसे स्टेटमेंट को बोला गया प्रपोजिशन। अब बात आया यहाँ पे सर प्रीमाइसेस क्या है, इसे भी समझिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा वहाँ प्रोपोजिशन और प्रीमाइसेस लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा मैं लड़की नहीं, आपको समझ में आया, आई एम नॉट अ गर्ल, तो अगर मैं लिख दूं कि मैं लड़की नहीं हूं, लड़की नहीं हूं, अब दोनों को चीजों को थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये भी इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है तो ये हिंदी लैंग्वेज में। यानी आप इनडायरेक्ट बातें आप किसी सर्टेन लैंग्वेज से भी कर सकते हैं, तो वही चीज होता है प्रीमाइसेस। जब आप इनडायरेक्ट बातें या स्टेटमेंट किसी एक सर्टेन लैंग्वेज के थ्रू करना चाहते हैं तो ऐसे चीजों को बोलते हैं प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस करने का मतलब एक सर्टेन क्षेत्र, जैसे इंग्लिश का एक सर्टेन एरिया है, हिंदी का एक सर्टेन एरिया होता है, वही हमारा प्रीमाइसेस कहलाता है। अब बात करें यहाँ प्रीमाइसेस के रूप में किस लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा, तो बेटा अपने पास होगा वो होगा संस्कृत, क्योंकि इसी के अंदर आएगा आपको परमाना, अनुमाना, उपमाना, अर्थापति, अनुलब्धि, यत्वबा, हेतु, उपमा, उपमेय, वो ये कहानी होती है। अब बात समझ में आया कि एक रीजनिंग को दो पार्ट में क्यों बांटा गया। अब आइए थोड़ा आगे बात करते हैं थोड़ा सा, अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग, जो आज का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है। देखो बेटा देखिए, अब हमने बात करने हैं लॉजिकल रीजनिंग का। देखो बेटा, अब यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग कहीं भी वो पढ़ा सकते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, सब जगह आते हैं बेटा ये, लेकिन हमारे नेट में है। अब मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ, लॉजिकल रीजनिंग तभी बन सकता है जब तक आपके पास डायरेक्ट स्टेटमेंट ना हो, ठीक है। अब चाहे इतनी डायरेक्ट स्टेटमेंट को डायरेक्टली प्रोपोजिशन बोल दो तो चलेगा, क्लियर है। प्रोपोजिशन मतलब समझ में आ गया, इसके रिजल्ट छिपे होते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट स्टेटमेंट के रूप में जानते हैं। अब बात है, अब चूंकि लॉजिकल रीजनिंग तब तक नहीं बन सकता है जब तक आपको इनडायरेक्ट स्टेटमेंट ना माने, लेकिन समस्या ये है कि इनडायरेक्ट स्टेटमेंट लिखूं तो लिखूं कैसे, ऐसे तो लिखने वाला नहीं कि मैं लड़की नहीं हूं, मेरा टेल नहीं आया ना। तब यहाँ पे बात आती है कि जब तक इनडायरेक्ट स्टेटमेंट का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ना हो तब तक लॉजिकल रीजनिंग नहीं बना सकते। तब इसको क्या किया जाता है, तो देखो बेटा लोगों ने क्या कहा कि आप कैसा स्टेटमेंट बोल सकते हैं, तो लोगों ने कहा सर डायरेक्ट स्टेटमेंट तो हर एक कोई बोल सकता है क्योंकि नेचुरल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि बॉयज आर स्टूडेंट्स, देखो तो ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट, लड़के छात्र हैं, रिजल्ट सामने है मेरे पास, कोई हिडन नहीं। लेकिन तब लोगों ने कहा देखिएगा कि इनडायरेक्ट बनाने के लिए मैं आपको कुछ कीवर्ड दूंगा जो इस डायरेक्ट स्टेटमेंट के साथ जोड़ दोगे ना, इससे जो है ना जो स्टेटमेंट बनेगा वो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बनेगा, यानी कि उसी को बोल देंगे प्रोपोजिशन। बोला वो कीवर्ड क्या है, तो वो कीवर्ड है बेटा ऑल, सम, नो और सम नॉट। ये चार कीवर्ड जो बेटा ऐसे खतरनाक कीवर्ड है जो किसी भी डायरेक्ट स्टेटमेंट के शुरुआत में जुड़ गया ना उसे इनडायरेक्ट बना देगा। फॉर एग्जांपल आप इसके आगे ऑल जोड़ लीजिए, जैसे मैंने इसके आगे ऑल जोड़ा, आप बोलो इसे ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, तो कहने का मतलब स्टूडेंट दोनों जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, मेल और फीमेल को। अगर मैंने कह दिया ऑल बॉयज आर स्टूडेंट तो कहने का मतलब क्या है कि लड़कियां जो है वो स्टूडेंट नहीं रही, ठीक है, हटा दीजिए। अगर मैंने यहाँ पर सम बॉयज आर स्टूडेंट डाल दिया तो बेटा देखो सम बॉयज आर स्टूडेंट, तो यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट छिपे हैं, सम बॉयज आर नॉट स्टूडेंट, समझे, सम गर्ल्स में भी स्टूडेंट्स, तो ये देखो डायरेक्ट बन रहा है। हटा दो इसको, देखो बेटा इसकी जगह डाल दो नो बॉयज आर स्टूडेंट, तो कहने का मतलब क्या है कि गर्ल्स आर स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट है तो दोनों जेंडर होंगे। एज इट इज इसको हटा दो, ये लिख दो सम बॉयज आर नॉट स्टूडेंट, तो कहने का मतलब सम आर स्टूडेंट। तो ये चार कीवर्ड एक ऐसे कीवर्ड बन के तैयार हो गए कि जो किसी भी डायरेक्ट स्टेटमेंट के सर पे बैठ जाए तो उसको इनडायरेक्ट बना देते हैं। और यही चार कीवर्ड से बेटा बड़े ध्यान से समझना, ये चार कीवर्ड से ही इस लॉजिकल रीजनिंग का जन्म होता है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग को बनाने के लिए इनडायरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए और उस इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को ये चार लोग देते हैं, इसलिए इस इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को मदर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग बोला जाता है। गुड़िया क्लियर हुआ। अब ये चार स्टेटमेंट से मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिएगा, ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं बेटा यहां से यहां तक इतना भारी भरकम जो सिलेबस देख रहे हैं सिर्फ उन्हीं चार कीवर्ड ऑल, सम, नो, सम नॉट की कहानी है। बात समझ में है, ये चारों सिर्फ वही चार कीवर्ड जो है ऑल, नो, सम नॉट की बात करेगा तो इसी का इस्तेमाल होता है। अब पूरी बात समझ में आया लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है। तो आप ये मैं अब
आपको टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ। ये पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं स्क्वायर अपोजिशन। अब ये क्या है, साथ साथ क्वेश्चन के साथ भी हम चलेंगे, देख लीजिए। देख लीजिए, अगर मैं बात कर लूं, अब आइए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ले लीजिए। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, जरा देखिएगा स्क्वायर अपोजिशन। देखिए बेटा, अभी जस्ट मैंने कहा कि लॉजिकल रीजनिंग को सिर्फ 4 लोग बनाते हैं, ऑल है, सम है, नो है और सम नॉट है। क्लियर है बेटा, ध्यान से देखो ना इसे। देखो ये 4 कीवर्ड से पूरा लॉजिकल रीजनिंग बने। अब इसके जो पहला टॉपिक है गुड़िया, नाम है आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। अब ये क्या होता है, इसी को आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं, उन्हीं को वन बाय वन समझेंगे। देखो बेटा, अब मैंने कह दिया इन 4 स्टेटमेंट से लॉजिकल बना है, तो मैं ये 4 स्टेटमेंट क्या है इसको हम नॉर्मल भाषा की तरह समझते हैं। मैंने आपको कहा कि ऑफिस में 4 लोग बैठे हैं, मेरी बातें ध्यान समझना, ऑफिस में 4 लोग बैठे हैं, रिपीट कर रहा हूं, दादा पापा चाचा और मामा। देखना, दादा पापा चाचा और मामा। आप जिसको दादा, इसको पापा चाचा और मामा कह रहे हैं, तो इनके आपस में बीच में भी तो रिलेशन होगा। और जैसे कि आप इसको पापा बोलते हैं, इसको दादा बोलते हैं, तो इनके बीच का रिलेशन को बाप बेटे का रिलेशन। क्लियर हुआ? तो जब इंसानों के बीच का रिलेशन होता है तो उसको बोलते हैं हम ब्लड रिलेशन। क्योंकि ये लॉजिकल है, ठीक है, तो इनके बीच में तो कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, और इसके रिलेशन को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं लॉजिकल रिलेशन। समझे? और इस लॉजिकल रिलेशन को जानने का जो प्रोसेस होता है उसी का नाम होता है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। क्लियर है? और ये रिलेशन कैसे होगा, जैसे आपके पास वहां पे दादा पापा चाचा है, तो यहाँ पे होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। लॉजिकल की दुनिया में कॉन्ट्राडिक्टरी, कंट्रेरी, सब कंट्रेरी, अल्टरनेशन और सुपर अल्टरनेशन। ठीक है, तो अब आपको ये बात तो क्लियर होगी। अब बात आ गई सर यहाँ स्क्वायर क्यों लिखा, रेक्टेंगल क्यों नहीं लिखा, सर्कल क्यों नहीं लिखा। तो बेटा देखिएगा, लॉजिकल रीजनिंग में हर एक वर्ड का अपना मीनिंग होता है, जब तक वर्ड का मीनिंग नहीं समझेंगे काम नहीं बनेगा। तो अब जरा देखिए, आपको समझ में आया कि स्क्वायर पोजीशन क्या है। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन कराता हूँ, देखो बेटा, देखिएगा आपके सामने मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ हाल फिलहाल का, ये 21 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखो क्वेश्चन बोला है गया है, व्हाट डज स्क्वायर ऑफ अपोजिशन रिफर्स टू। एक सिंपल सी बात करें तो अभी आपको पहले समझ में नहीं आता, लेकिन अब आपको बातें समझ में आ गई है कि व्हाट डज स्क्वायर ऑफ अपोजिशन रिफर्स टू, ये क्या उल्लेख करता है। तो बेटा आपको अभी जस्ट बताया था कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉजिकल रिलेशनशिप। किसका, बिटवीन सर्टेन प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्यों बोला, प्रोपोजिशन इज नथिंग बट द स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट, जिसका रिजल्ट छिपे होते हैं। तो ये देखना, द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द सर्टेन प्रोपोजिशन। अब बात आज समझ में आया, यहाँ प्रोपोजिशन मतलब क्या हुआ, समझ में आया। अब जब तक आप प्रोपोजिशन को नहीं समझते तो हमारा काम नहीं होता। तो प्रोपोजिशन मतलब क्लियर हो गया कि प्रोपोजिशन यहाँ पे ये कहता है कि आप ऐसे स्टेटमेंट की रिलेशन बताना चाह रहे हैं जो कि लॉजिकल है। वो कहते हैं, क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आया। तो ये हो गया आंसर बेटा, ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं और भी बहुत सारी बातों के साथ, चलिएगा। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ जरा आपका स्क्वायर अपोजिशन वो क्या होता है वो देख लीजिए। देखो पहला टॉपिक अपने स्टार्ट करना है आज, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। देखो बेटा, इसके नोट्स मैं आपको पर्सनली दूंगा, मेरा खुद का लिखा हुआ नोट्स है, सारी चीजें बनेंगी इसमें। अब आपको जैसे पता चलेगा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या है, बेटा ये क्या करता है, देखो ये लॉजिकल रिलेशन बताता है। किसका रिलेशन बताता है बेटा, प्रोपोजिशन का। क्लियर है? इसमें मैं आपको पीपीटी भी बना के दूंगा कि इसके पीपीटी कैसे बनेंगे। यानी स्क्वायर ऑपोजिशन इज द नथिंग बट द मेथड टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल रिलेशनशिप ऑफ सर्टेन प्रोपोजिशन। यानी कि ये यहाँ पे ये दो पार्ट से पटा हुआ है, एक को बोलेंगे हम प्रोपोजिशन या फिर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बोल दूं या फिर इसको प्रोपोजिशन बोल दूं। बेटा बात तो बराबर है, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर का रिजल्ट को छिपा कर रखना प्रोपोजिशन, और दूसरी चीज को बोल सकते हैं यहाँ पर रिलेशन। ये देख लीजिए, अब प्रोपोजिशन कौन सा होगा, यहाँ पे 4 एंटर, पहला है ऑल, सम, नो और सम नॉट। और जो 5 रिलेशन है आपके वो है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी, दूसरा है कंट्रेरी, तीसरा है सब कंट्रेरी
तीसरा है अल्टरनेशन, चौथा था ये हो गया सुपर अल्टरनेशन। क्लियर है? अब देखो क्या, ये याद रखिएगा, स्क्वायर पोजीशन में कितने रिलेशन होते हैं? 5। अभी ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, देखो अब ये क्या है, दो मिनट बोले बेटा, ये कहावत है, आप किसी इंसान का रिलेशन तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक आप उनके बारे में ना जानते हो। यानी हमें तो रिलेशन इन चारों की बतानी है, तो पहला काम है इन चारों के बारे में डिटेल में जानना। यानी अब देखिएगा, अब मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, पहले हम ऑल के बारे में बात करेंगे कि ऑल किस तरह का स्टेटमेंट है, इसका नेचर क्या है, ये क्या क्या कर सकता है। ठीक है, एक चार्ट बनाने वाला हूँ, ये चार्ट पढ़ लीजिएगा। अभी मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन कराऊंगा। देखो पहला है यहाँ पर, देखो बेटा पहला टाइप मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहला ऑल टाइप का है, और इस टाइप की आईडी क्या होगी वो समझना। देखो बेटा, अगर किसी स्टेटमेंट के आगे जैसे मैं ऑल लिख दूं तो इस ऑल से ऑल होने का एहसास होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड हैं जो ऑल की भांति सिनोनिम्स के रूप में काम करता है। जैसे अगर मैं ऑल लिख दूं, जैसे ऑल एक्स इज वाई, तो आपको पता चल गया ये स्टेटमेंट ऑल का है। ठीक है, अगर इसके अलावा मैं ओनली लिख दूं, एवरी लिख दूं, तो देखिएगा ये सारे कीवर्ड है बेटा, इसका यूज होगा, तो इससे भी स्टेटमेंट ऑल का ही बनेगा। ये इसका सिनोनिम्स है, पर्यायवाची जिसे बोलते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि एवरी स्टूडेंट्स आर प्लेयर, देखिए तो वो भी ऑल होगा। ओनली बॉयज आर स्टूडेंट, तो ओनली बॉयज आर स्टूडेंट, तो ये भी क्या होगा आपके पास, पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑल का होगा। क्लियर हो गया? अब आइए नेक्स्ट चीज होता है बेटा इसका नेचर, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट से अभी मैं 10 से ऊपर क्वेश्चन बना दूंगा। नेचर मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे देखो बेटा, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर बाद पहले कहा था कि स्टेटमेंट में आप डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन इसमें भी नेचर होता है। डायरेक्ट कहने का मतलब, आपने जैसे मैंने कहा ये मार्कर है तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन इसके दो नेचर है, ये अच्छा मार्कर है, ये बुरा मार्कर है। मैंने कहा मैं एक लड़का हूँ, स्टेटमेंट है। मैंने कहा मैं अच्छा लड़का हूँ, मैंने कहा मैं बुरा लड़का हूँ, तो एज इट इज ये नेचर होता है। तो देखिएगा दुनिया में नेगेटिव को पहचानने का तरीका है, पॉजिटिव को नहीं। जैसे जिसके आगे मैं मत लिख दूं, नो लिख दूं, नॉट लिख दूं, प्रोविजन लिख दूं, मनाही लिख दूं, जहां आपको ऐसी चीजें जो आपको फ्रीली काम होने से रोकता है, तो ऐसे स्टेटमेंट को याद रखिए नेगेटिव कहते हैं। लेकिन जब बात करें इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ऐसा नेचर क्या है बेटा, इसको पॉजिटिव नेचर बोलते हैं। क्लियर है? और चूंकि लॉजिक पढ़ रहे हैं, तो लॉजिक की दुनिया में इस पॉजिटिव स्टेटमेंट को अफर्मेटिव बोलते हैं, ये याद रखना, अफर्मेटिव। और क्योंकि लॉजिकल प्लस माइनस नहीं समझता, वो अफर्मेटिव समझता है। और कैसा अफर्मेटिव है, क्योंकि ये सबकी बात करता है, तो इसका नाम होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। क्लियर हो गया? अब आइए, अब देखिएगा जैसे एक छोटा एग्जांपल नेक्स्ट होता है बेटा इसका नोटेशन। नोटेशन कहने का मतलब एब्रीविएशन। देखो यहाँ पर जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पे खड़ा एक व्यक्ति है, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, बेटा ये मेरी मम्मी का भाई है, बड़ा सा लंबा वर्ड हो गया। अगर मैं इसको बोल देता, आपको बोल दूं कि ये मामा है, समझ में आ गया? यानी इतने लंबा ना करके शॉर्ट वर्ड कर दो, एज इट इज। आप अगर इतना बड़ा नहीं करना चाहते, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दीजिए, इसको ए लिखा जाता है बेटा, ये बातें ध्यान में रखना। ए मतलब होता है ऑल, यानी कि ए का बोलने से ये सारे ऑल के स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा होता है गुड़िया सम। सम की बात करूं तो देखिए सम को कैसे पहचाने, ये सम है तो शुरुआत में सम लिख दे, या फिर इसके सिनोनिम्स लिख दिया जाए, जैसे फ्यू हो गया, मोर हो गया, मेनी हो गया, देखिएगा मच हो गया, लिटल हो गया, ये सारे चीज है ना, आपको मोर में सम के होने का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैं कह दूं सम एक्स इज वाई, और मैं कह दूं मेनी स्टूडेंट्स आर प्लेयर, तो बेटा ये क्या है, एक तरह का सम है, कुछ तो कुछ छूट रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सम वाला। देखो नेक्स्ट बात करें, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और जो पॉजिटिव चूंकि नो नॉट मत मनाई तो आया नहीं, तो ये भी एक ऐसा है अपने आप में, ये भी अफर्मेटिव होगा। लेकिन कैसा अफर्मेटिव है बेटा, ये आप सबकी बात नहीं करता है, कम की बात करता है, इसको पर्टिकुलर बोलते हैं ना, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा आई से। ये वोवेल्स है, जो ए ई आई होता है ना, उसी की बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा नो की पहचान बेटा सिर्फ नो होता है। नो का दुनिया में हर एक जगह पूरे वर्ल्ड में मतलब नो होता है। जैसे मैं सीधा लिख दूं नो एक्स इज वाई, ठीक है। अब देखिएगा अब ये नेचर कैसा हो गया, नेगेटिव, क्योंकि नो बोल दिया, तो लॉजिकल की दुनिया में भी नेगेटिव को नेगेटिव ही बोला जाता है। लेकिन ये नो सबकी बात कहता है, तो इसको हम यूनिवर्सल नेगेटिव के रूप में जानते हैं। इतनी बात क्लियर हुआ? अब देखो, अब इसको बेटा ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, इतना याद रखना यूनिवर्सल। नेक्स्ट होता है बेटा सम नॉट। देखिए सम नॉट की बात करें तो इसकी भी पहचान आपका सम होगा, कुछ वर्ड होंगे, नॉट होगा। जैसे मैं लिख दूं सम एक्स इज नॉट वाई,
समझे। तो ये सब नॉट का क्वेश्चन हो गया। अब चूंकि देखिए नेगेटिव ये भी है क्योंकि नॉट लगा हुआ है ना, लेकिन ये कुछ की बात करता है तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव, इसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ओ से। क्लियर हुआ। तो ये आपको चार्ट देख लीजिए अफर्मेटिव वर्ब का क्या है। अब मैं देखिएगा इस चार्ट के बाद आपको रिलेशन बहुत बेहतर समझ में आएगा। अब इस चार्ट को आपने पढ़ा है तो इससे क्वेश्चन देखिएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर जो आए हुए क्वेश्चन है बेटा, अभी आपको अच्छा लगेगा। अब इसे देखना बनाने में आसानी होगी। ये देख लीजिएगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए 4 से। अब देखिएगा यहाँ पे 4 नंबर प्रोपोज देखिए। अब तो मतलब समझ में आ रहा है कि प्रोपोजिशन मतलब क्या है। क्या है कि ऑल मेन आर मोर्टल। ऑल है, ऑल को क्या बोला था हमने, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। तो देखिए किस तरह का एग्जांपल है बेटा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। समझ में आया। दूसरा द प्रोपोजिशन नो मैन आर परफेक्ट। ये कैसा एग्जाम्पल, चूंकि नो है तो नेगेटिव है, नो सबकी बातें करता है तो यूनिवर्सल नेगेटिव। क्लियर हो गया। अब आइए बोला गया सम फ्लावर्स आर ग्रीन, सम है और पॉजिटिव भी है, लेकिन कुछ की बात करता है तो कैसा हो गया, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। नेक्स्ट है सम इंडियंस आर नॉट स्पिरिचुअल। तो कहने का मतलब नॉट है तो यानी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ है यहाँ, चूंकि कम की बात करता है तो हो गया पर्टिकुलर नेगेटिव। अब आज देखिए बातें यही खत्म नहीं हो जाती है। अभी देखिए और कितने क्वेश्चन पूछे। ये देखिएगा मैच ऑफ द मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछा था। देखो देखिए यहाँ पर, यहाँ देखो बेटा बोला कि इन दोनों को मैच कीजिए। देखिएगा ये मतलब क्या बताया था मैंने, यूनिवर्सल अफर्मेटिव सीधा मैच कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट किया था, ऑल को। ई मतलब क्या होता था, यूनिवर्सल नेगेटिव, देखिए सीधा मैच कर रहा है। आई मतलब क्या था, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, देखो। और मतलब पर्टिकुलर नेगेटिव। अभी आप अगर आप इसे देख रहे हैं वीडियो को तो एक बार पीछे करके देखना आप ये बातें। तो आंसर ए का 1, ई का 2, ये देखिएगा आंसर हमारे सामने। और भी क्वेश्चन की बात करूँ तो देखिएगा आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। देखो ये देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन देखो कितने अच्छे तरीके से घुमा के पूछा। उन्होंने बोला इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिफर्स टू ई और ओ। ई और ओ से कौन सा स्टेटमेंट बनेगा। तो आपको याद है कि ई से क्या बना था, नो का स्टेटमेंट। ओ से क्या बना था, सम नॉट का स्टूडेंट, सॉरी सम नॉट का स्टेटमेंट। देखो नो और सम नॉट पहले ही ऑप्शन में है आंसर। क्लियर है। ये है बेटा लॉजिकल रीजनिंग का जादूगरी। अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो बेटा इससे नंबर बिल्कुल जाएंगे। और आज हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट से 7th रैंक 11 17 19 रैंक तक बच्चे गए हुए हैं। तो क्यों, इसी में उन्हीं बच्चों को इसी तरह से पढ़ाया था और काफी बेहतर तरीके से गए थे। ठीक है। अब आइए और क्वेश्चन दिखा दूं तो ये देख लीजिए, और भी दिखाता हूँ। देखिए अभी आपको पता चलेगा। देखो बेटा इस क्वेश्चन को याद रखो बेटा। अभी यहाँ पे देखना एवरी है, तो एवरी कैसा स्टेटमेंट होता है, ऑल का। नहीं ये अभी आपको नहीं पढ़ना, अभी पढ़ाया नहीं, रिलेशन का क्वेश्चन है। देखो स्टेटमेंट समझ में। अब आइए रिलेशन से। देखो बेटा देखो आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब हम रिलेशन की बात करते हैं। देखो बेटा अब आपके पास टॉपिक का जो नाम था, मैंने कहा था टॉपिक है हमारे पास स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। समझिएगा। अब स्क्वायर ऑपोजिशन की बात करें तो देखो बेटा आपके पास 4 लोग थे, दादा पापा चाचा मामा। मैं ये बता रहा हूँ स्क्वायर ही क्यों लेते हैं। तो बेटा देखिएगा अगर मुझे उसे खाने के लिए बिठाना है, ऐसे थोड़ी कि एक को यहाँ बिठाऊंगा एक को दूर बिठा दूंगा। तो आपको कुछ ऐसे शेप का टेबल लेना है जहाँ पे सभी लोग बराबरी दूरी पे बैठे। तो ऐसा शेप कौन सा था, स्क्वायर, जहाँ पे हर एक की प्रायोरिटी बराबर हो। तो देखिएगा तो इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर लिखा गया, क्योंकि रेक्टेंगल ले नहीं सकते थे, सर्कल में कॉर्नर नहीं होता है और रोम्बस पैरेललोग्राम के बनते नहीं। देखिएगा अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता, देखिए बेटा तो ये 4 लोग जो है बेटा, ये यहाँ बैठता है, ई यहाँ पे बैठेगा, आई यहाँ बैठेगा और ओ यहाँ बैठेगा। ए मतलब आपने ऑल देखा था, इसका मतलब नो देखा था, इसका मतलब सम देखा था, इसका मतलब सम नॉट देखा था। ये 4 लोग जो 4 अलग अलग टेबल के कॉर्नर में बैठे। तो यहाँ पे हर एक, जैसे दादा का रिलेशन पापा के साथ है तो चाचा का भी साथ और मामा के साथ भी होगा। तो इसके चारों ओर का रिलेशन एक दूसरे के रिलेशन से ही वो सारे रिलेशन जन्म लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, जैसे अगर आपका रिलेशन कॉर्नर में है, डायगोनल में, ए का रिलेशन ओ के साथ अगर हम मैं निकालता हूँ, ये देख लो, और ई का रिलेशन इसके साथ निकालते हैं, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं बेटा कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है। अब इन दोनों के बीच कोई रिलेशन निकालते हैं तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं कंट्रेरी। ठीक है। फिर से रिलेशन को इनके बीच निकालते हैं तो इसे बोलते हैं सब कंट्रेरी। और जब रिलेशन इनके बीच निकालते हैं तो इसको बोलते हैं अल्टरनेशन। ठीक है। जब इनके बीच निकालते हैं तो इसको बोलते हैं सुपर अल्टरनेशन।
क्लियर है? अभी थोड़ा थोड़ा बातें और भी समझते हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ रख दे दो, देखिए। अब इस केस में अगर आपसे कहा जाता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी की अगर मैं बात, देखो कॉन्ट्राडिक्टरी किनके किनके बीच लगता है बेटा, देखिएगा ए का लगेगा ओ के साथ, या फिर दूसरा लगेगा, देखो पहला बता दो, देखो पहला है कॉन्ट्राडिक्टरी, देखिएगा कॉन्ट्राडिक्टरी किसके किनके बीच लगेगा बेटा, ए का ओ के साथ, ई का आई के साथ। तो कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक क्वेश्चन दिया कि ऑल एक्स इज वाई, और आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बताइए, वो क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा जाएगा रिलेशन किनके बीच आते हैं, तो आपको पता है कि ऑल का रिलेशन क्या होता है, सम नॉट। नीचे कुछ ऑप्शंस होंगे, ये देखो सम एक्स इज वाई, दूसरा दे देगा कि नो एक्स इज वाई, तीसरा दिया जाएगा सी कि सम एक्स इज नॉट वाई, और डी में दे दिया नन। तो आपको पता है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी पूछ रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी में ऑल का रिलेशन किससे होता है, सम नॉट। तो इनमें से सम नॉट कौन सा हो गया, ये आपका आंसर। क्लियर हुआ? इसको बोला जाता है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी। एज इट इज और भी एग्जाम्पल दे दूं मैं, देखो यहाँ पर ये सुपर अल्टरनेशन है, इसको इधर लग जाता, देखो बेटा। अब मैं दूसरा अगर एग्जाम्पल दे दूं आपको, देख लो और भी देता रहा हूँ, कॉन्ट्राडिक्टरी कहीं दे रहा हूँ, फिर आगे धीरे धीरे बनके तैयार हो जाएगा। एक समझ गए, बाकी आराम से। अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि नो पेन आर हैंड्स, और मैं इसका बोल दूंगा ये कॉन्ट्राडिक्टरी बताइए, क्वेश्चन में होगा इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बताइए। तो जैसे मैंने कहा कॉन्ट्राडिक्टरी, तो नो का आंसर किससे जाता है, सम से। तो चार ऑप्शन में से आप सम ढूंढेंगे, आंसर हो जाएगा सम पेन्स आर हैंड्स। क्लियर हुआ? ये है क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, देख लीजिए। जब मैं आपका क्लास में बात करेंगे, क्योंकि ये सारी क्लासेस जब ऑफलाइन में चलती हैं तो बहुत बेहतर तरीके और मजेदार चलती हैं, और भी अच्छा लगता है चीजें पढ़ाने में। देख लीजिएगा, आपको अब मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये देखिएगा जरा, ये लो, ये आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे ये देखना, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि नो मेन आर मोर्टल, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बताइए। ये क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है, तो आपको पता था नो का रिलेशन किसके साथ बनता है, सम के साथ। ठीक है, तो देखिए सम मेन आर मोर्टल आंसर। यही क्वेश्चन को देखो 2012 में भी रिपीट किया गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। हाँ, ये देखो बेटा, ओके लिखना बेटा, कर लिया हो। अच्छा ये करना है ना, ये लिखिए, ये ऑनलाइन सिस्टम भी ना, ये लो बेटा। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, ये आया हुआ क्वेश्चन है। आप बोलेंगे देखिए 10 में रिपीट हुआ था। ये देख लीजिए क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये देखिएगा कि सम मेन आर नॉट ऑनेस्ट, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बता दीजिए। क्वेश्चन में मेंशन है गुड़िया कि कॉन्ट्राडिक्टरी बता दीजिए। सम नॉट का आंसर कौन देता था, ऑल, आपको पता है, और ए से ओ होता था, ऑल सम, ऑल का फिर सम नॉट को कौन देगा, ऑल। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑल मैन आर ऑनेस्ट। आप आंसर चाहो तो मैच कर लीजिएगा। तो इससे आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। प्रीवियस क्वेश्चन पीवाई के साथ जब पढ़ाना होता है ना, तो आपका सेल्फ असेसमेंट होता रहता है टाइम टू टाइम। अब चले तो फिर अपने बोर्ड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, यहाँ तो ज्यादा नहीं करा पाऊंगा, धीरे धीरे क्लासेस में हो जाएगी। ये देखिएगा, देखो बेटा, अब एज इट इज अगर मैं बात कर लेता कि सर इसका कंट्रेरी बताइए, ये देखिएगा, देखो अगर मैं कहता कि कंट्रेरी का देखिएगा, अब आपका दिमाग आराम से काम करेगा। कंट्रेरी किनके के बीच लगेगा, ए और ई के साथ। सब कंट्रेरी किसके बीच लगेगा, ये देखिएगा आई और ओ के साथ, समझे। अल्टरनेशन किसके लगेगा, आई और ए और आई के साथ। ये देखिए ये किसके बीच लगेगा, ई और ओ के साथ। यानी ये डायग्राम आपको हर बातें कह देगा। इसको अगर मैं थ्योरम लिखाऊं तो बहुत लंबी कहानी बन जाएंगे। ये तरीका, अब क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इस बार भी एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, देखिएगा। ये देखो कंट्रेरी के देखो ना किसके बीच लग रहा है, ए और ई के साथ। ये देखो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, ये देख लीजिए, देखो बेटा, बोला सेलेक्ट द पेयर ऑफ कंट्रेरी। तो अभी आपको याद है कि कंट्रेरी किनके बीच लगा था, अभी जस्ट मैंने कहा था कि कंट्रेरी ऊपर लगा था ए और ई के बीच, इसी को तो बोला था। हमारा आंसर ए होगी।
समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चन, अब और भी एक क्वेश्चन कभी छूट जो गया था हमारे पास, देखिएगा मैं इसे करवाते रह गया था, ये लीजिएगा। हाँ ये देखो बेटा, बोला गया है क्वेश्चन से, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया, एवरी मैन इज वाइट, तो ये एवरी किस पर प्रेजेंट किया, ऑल को। बेटा नॉट कहीं पर भी लिख दे वो सम नॉट ही होता है, ये क्या हो गया, सम नॉट। देखो क्वेश्चन कितना प्यारा था। तो ऑल का रिलेशन सम नॉट का, तो ये किसका रिप्रेजेंट करता है, कॉन्ट्राडिक्टरी का। क्लियर बेटा? तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो आपको हर एक चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगी और चीजें बहुत ही अच्छे बन के तैयार हो जाता है। देखो बेटा, तो ये था आपका थोड़ा सा, मैंने आपको रिलेशन बता दिया, तो ये हमारा काम हो गया। तो ऑन डोर कोशिश कीजिए। देखिए ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैं लास्ट टाइम मैं आपको ऑनलाइन का दे रहा था तो बहुत सारी ग्लिच आ गई, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई चीज़ों को। तो अब आपको हर एक चीज़ होगा, ये अभी इतना छोटा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इसे करा दिया। तो बेटा ये था आपका पूरा इंडियन लॉजिक और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया, फिर क्लास में 1 by 1 इसे करते हैं। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।